हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्पित दुबे। वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। और इसी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हमने इकोनॉमिक्स की क्लास रखी है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है टॉप के एमसीक्यूज़ करेंगे। ठीक है। और आज का टॉपिक है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है कुछ क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, तो उनसे भी आपके जो है क्वेश्चन आने के जो है बहुत चांसेस रहते हैं, इसीलिए मैंने ये पहला टॉपिक रखा है। और इसके साथ साथ अब मैंने जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम किस प्रकार से दिया जाता है, किस प्रकार से होगा ऑनलाइन, उसके लिए मैंने एक डेमो क्लास जो है वो अपलोड कर रखी है, जिसमें बताया गया है कि कंप्यूटर पे एग्ज़ाम किस तरीके से देते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो मैं पिन कर दूंगा, तो उसको आप ज़रूर जाके देखिएगा। इससे आपको हेल्पफुल होगी कि आप जो है एग्ज़ाम के लिए जो है पहले से थोड़ा प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कृषि, डेयरी, मछली पकड़ने और वानिकी नहीं है, वाणिज्य है, डैश के उदाहरण हैं। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था को जो 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, इसमें पूछा जा रहा है कृषि, डेयरी और मछली पकड़ने को जो है कौन से क्षेत्र में रखा जाता है। ए ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन बी है माध्यमिक क्षेत्र, ऑप्शन सी है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो कृषि, डेयरी और मछली पकड़ने से रिलेटेड जो क्षेत्र है वो है प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, डेयरी, मछली पकड़ना, वाणिज्य से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है डैश उन गतिविधियों को शामिल करता है जिसमें प्राकृतिक उत्पादनों को विनिर्माण के तरीकों के माध्यम से अन्य रूपों में बदल दिया जाता है, जिन्हें हम औद्योगिक गतिविधि से जोड़ते हैं। तो मतलब इसमें विनिर्माण की प्रक्रिया को पूछा जा रहा है, उसको हम किस क्षेत्र में रखते हैं। विनिर्माण होता है कि किसी चीज़ को जो है मतलब कच्चे माल को लाना और उससे जो है वस्तुएं तैयार करना, तो उसको किस क्षेत्र में रखा जाएगा, बेसिकली यहाँ पर यही पूछा गया है। ऑप्शन ए है माध्यमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये विनिर्माण से रिलेटेड जो गतिविधियाँ होती हैं वो माध्यमिक क्षेत्र में रखी जाती हैं। ठीक है, या माध्यमिक क्षेत्र में इनका जो है उत्पादन किया जाता है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर डायरेक्टली पूछ लिया गया कि तृतीय क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ऑप्शन ए है परिवहन, ऑप्शन बी है संचार, ऑप्शन सी है दोनों, यानी ए और बी दोनों, परिवहन और संचार दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन और संचार से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है, ये डायरेक्टली एक क्वेश्चन है, इसे मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था, वरना इसके ऑप्शन बनाए जा सकते थे लेकिन नहीं बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्टली आपको 2 ही ऑप्शन है, या तो सत्य या झूठ या सत्य बोल सकते हैं आप। क्वेश्चन में पूछा गया है सेवा क्षेत्र में कुछ आवश्यक सेवाएं शामिल हैं जो माल के उत्पादन में सीधे मदद नहीं कर सकती, बताएं कि क्या सच है या झूठ है। बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है कि सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी चीज़ें, सेवाएं शामिल हैं जो मतलब किसी डायरेक्टली जो है किसी चीज़ का उत्पादन नहीं कर रही, लेकिन जो है उनका जो है योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत है। बिल्कुल ठीक बात है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सत्य आपका सही है। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है डैश दर्शाता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। तो इनमें से कौन सा पॉइंट ये दर्शाता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था हम कैसे माप सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी अर्थव्यवस्था है या अमेरिका की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी है, तो किस बेसिस पे हम कहते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए है जीएसडीपी, ऑप्शन बी है जीडीपी, ऑप्शन सी है पीपीपी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो जीडीपी के द्वारा, सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा हम बता सकते हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी है या बड़ी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है पिछले 100 वर्षों में विकसित देशों में डैश से डैश में एक और बदलाव आया है, यह कुल उत्पादन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बन गया है। क्वेश्चन पेपर में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए जिसमें 2 डैश दिए हों, तो आप एक काम कीजिएगा, आपको मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसे ना पॉइंट को फुलफ़िल करके देखिएगा। पहले आप फर्स्ट वाला ऑप्शन फिल करके देखेंगे, अगर वो पॉइंट आपको सही लग रहा है कि हाँ सेट बैठ गया है, तो आप उस ऑप्शन पे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर गलत हो गया तो नंबर और कम होने नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इस ए ऑप्शन माध्यमिक से तृतीय क्षेत्र, बी ऑप्शन प्राथमिक से तृतीय क्षेत्र, सी ऑप्शन प्राथमिक से माध्यमिक क्षेत्र और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पिछले 100 वर्षों में विकासशील देशों ने क्या किया है, माध्यमिक से जो है तृतीय क्षेत्र में ज़्यादा गए हैं। ठीक है, जिससे जो है कुल उत्पादन की दृष्टि से जो है विकासशील देश बहुत महत्वपूर्ण बन गए। अब विकासशील देशों में आपने देखा होगा कि उत्पादन जो है ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, वो चीज़ों को निर्यात भी करते हैं। इसके अलावा वो छोटे मोटे कुटीर उद्योग भी हैं। कुटीर उद्योग मतलब छोटे मोटे जो करघा वगैरह का काम चलता था, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में 2010-11 में डैश सबसे कम उत्पादन करने वाला क्षेत्र था। ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है माध्यमिक क्षेत्र, ऑप्शन सी है तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी है चतुर्थक क्षेत्र। तो भारत में 2011-12 में सबसे कम उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र रहा है वो प्राथमिक क्षेत्र रहा है, यानी कृषि वाणिज्य से रिलेटेड जो क्षेत्र है उसमें सबसे कम उत्पादन 2010-11 में हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया भारत में 1970 से 71 और 2010-11 तक किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। मतलब भारत में 1970-71 से लेके 2010 तक जो है किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है माध्यमिक क्षेत्र, ऑप्शन सी है तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी है चतुर्थक क्षेत्र। चतुर्थक क्षेत्र कोई होता नहीं है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, इसको वैसे ही आप काट सकते हैं। ठीक है, तो भारत में जो है 1970 से लेके 2010 तक आपका तृतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है वृद्धि हुई है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर पेपर में तो 1971 से लेके 2010 तक किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो वो है तृतीय क्षेत्र में, यानी औद्योगिकरण में ज़्यादा बढ़ावा मिला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है 1970-71 में भारत में किस क्षेत्र ने सर्वाधिक उत्पादन किया है। फिर वही क्वेश्चन पूछा गया, इसमें पूछा यही गया है कि उत्पादन किसने ज़्यादा किया है, किस क्षेत्र ने। ए ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र ने सबसे ज़्यादा उत्पादन किया है, बी ऑप्शन है माध्यमिक क्षेत्र ने, और सी ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र ने, डी ऑप्शन है चतुर्थक क्षेत्र ने। तो सन 1970-71 में आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश था उस समय, इसीलिए जो है कृषि और वाणिज्य वगैरह कौन से क्षेत्र में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में। इसी वजह से इसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी उस समय। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। याद रखेंगे कि 1970-71 के वर्षों के दौरान किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था, प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन हुआ था। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कृषि, वाणिज्य और इसके अलावा मछली पालन वगैरह, ये सब आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया सेवा क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये ऑप्शन है जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है लोगों के कुछ वर्ग बाहर खाने, पर्यटन, खरीदी जैसे कई और सेवाओं की मांग करने लगते हैं। ठीक है। बी ऑप्शन है पिछले एक दशक में
कुछ नई सेवाएं जैसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं महत्वपूर्ण और आवश्यक बन गई है। ये भी ठीक है। वर्ष 2010-11 में तृतीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र की जगह भारत में सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा। बिल्कुल ठीक। तो ये सभी ऑप्शन आपके करेक्ट है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है कि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ी तो लोग क्या करने लगे, बाहरी क्षेत्र में जो है अपना खाने पीने लगे, ठीक है, ऑर्डर करके मंगाने लग गए, ठीक है। तो जिसकी वजह से सेवाएं जो होती हैं, सेवा क्षेत्र होता है ये सब, कि इनका जो है इनकी मांग बढ़ गई। ऑप्शन बी कह रहा है कि कुछ नई सेवाएं वगैरह जैसे सूचना इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है। बिल्कुल ठीक हुआ है। इसके अलावा जो है प्राथमिक क्षेत्र की जगह जो है तृतीय क्षेत्र में ज़्यादा वृद्धि हुई है। प्राथमिक क्षेत्र कब वृद्धि हुई थी? 1970-71 में। तृतीय क्षेत्र में वृद्धि कब हुई है? अभी हाल ही में हो रही है, ठीक है। मतलब उत्पादन वगैरह बढ़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। डैश भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता बना हुआ है। ऑप्शन ए है चतुर्थक क्षेत्र, ऑप्शन बी है तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है माध्यमिक क्षेत्र, ऑप्शन डी है प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता बना हुआ है। नियोक्ता मतलब कि इसी की बेसिस पे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था अभी टिकी हुई है ज़्यादा से ज़्यादा, और इसका जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा जो है योगदान है, क्योंकि ये खाद्यान्न की पूर्ति करता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है भारत में 40 वर्षों मतलब 1970 से लेके 2010 तक की अवधि में जबकि सेवाओं में उत्पादन 14 गुना से अधिक बढ़ा है। मतलब कहने का ये है कि पहले प्राथमिक क्षेत्र जो है काफ़ी डेवलपमेंट था 1970-71 के टाइम, लेकिन उसके बाद से जो है सेवाएं जो क्षेत्र हैं जैसे कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो गया और भी कई प्रकार की सेवाएं हैं, उसमें जो है 14 गुना अधिक बढ़ोतरी हुई है। तो सेवा क्षेत्र में रोजगार डैश के आसपास बढ़ा है। मतलब रोजगार में कितना बढ़ा है? उत्पादन तो आपका 14 गुना बढ़ा है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है उत्पादन कितना बढ़ा है। ऑप्शन ए है 5 बार, ऑप्शन बी है 20 गुना, ऑप्शन सी है 10 बार और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सेवा क्षेत्र में जो रोजगार है वो आपका 5 गुना बढ़ा है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डैश क्षेत्र में कामगार अल्प नियोजित हैं। ऑप्शन ए है आईटी, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है विनिर्माण, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कृषि क्षेत्र में जो आपके कामगार है वो अल्प नियोजित हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि कृषि जो है आपको पता है कि कभी ख़राब भी हो जाती है, बारिश अत्यधिक हो गई उससे फसल ख़राब, सूखा पड़ा तो ख़राब। तो इसमें जो है कामगार जो है अल्प नियोजित है, नियोजित तरीके से वो रह नहीं पा रहे। इसका रीज़न भी यही है कि बारिश हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी फसल बर्बाद हो जाती है, महामारी रहती है, इसीलिए जो है ये जो कृषि क्षेत्र है वो अल्प नियोजित है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। पूछा गया देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मुख्यतः डैश में। मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र में आधे से अधिक जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, तो वो कौन सा काम है जिसको वो कर रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन ए है मछली पकड़ना, ऑप्शन बी है खनन, ऑप्शन सी है कृषि, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देश में आधे से अधिक जो श्रमिक हैं जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वो कृषि का काम मुख्यतः कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्राथमिक कृषि क्या किसका भाग है? प्राथमिक क्षेत्र का भाग है, याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है पूर्व योजना आयोग के इस अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन को एक क्षेत्र के रूप में सुधारा जाए तो हर साल हम डैश से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार दे सकते हैं। एक रिपोर्ट आई थी जिसका जो है रिपोर्ट किसने किया था? ये पूर्व योजना आयोग जो था उसके अनुसार ये रिपोर्ट आई थी। उसमें ये कहा गया था कि अगर हम पर्यटन क्षेत्र को सुधार दें तो उससे हम कितने जो है लाख लोगों को रोज़गार दे सकते हैं।
तो ऑप्शन ए है 20 लाख, ऑप्शन बी है 25 लाख, ऑप्शन सी है 10 लाख, ऑप्शन डी है 35 लाख। तो इस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा था कि हम 35 लाख लोगों को जो है रोज़गार दे सकते हैं अगर हम पर्यटन को जो है स्थल को सुधार दें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत सरकार द्वारा डैश में पारित किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है 2005 में, ऑप्शन बी है 2010 में, ऑप्शन सी है 2004 में, ऑप्शन डी है 2014 में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है भारत सरकार द्वारा 2005 में लागू किया गया था। याद रखेंगे, जिसमें 100 दिन रोजगार की बात होती है, मनरेगा मान सकते हैं आप इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है नरेगा 2005 के तहत सरकार द्वारा एक वर्ष में रोजगार की गारंटी डैश की गारंटी दी जाती है। मतलब नरेगा जो स्कीम लाई गई थी 2005 में गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी बात अभी पिछले क्वेश्चन में हमने की है, उसमें गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम एक साल में लोगों को कितने दिन रोज़गार प्रोवाइड कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए है 180 दिन रोज़गार प्रोवाइड कर सकते हैं वो, बी है 50 दिन, ऑप्शन सी है 200 दिन, ऑप्शन डी है 100 दिन। तो नरेगा 2005 के तहत जो है गवर्नमेंट ये कहती है कि हम जो है एक साल में लोगों को 100 दिन रोज़गार प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसी के अंतर्गत अगर किसी नहर का निर्माण होता है, किसी तालाब का निर्माण होता है ग्रामीण लेवल पे, या कोई मकान वगैरह बनाए जाते हैं, तो मज़दूर वगैरह जो होते हैं उनको, स्थानीय जो मज़दूर होते हैं उनको लिया जाता है, बाहरी मज़दूर नहीं बुलाए जाते हैं। ठीक है, नहीं तो मान लीजिए तालाब का निर्माण करवाना हो तो जेबीसी से भी खुदाई करवा सकते हैं, लेकिन वो मज़दूरों को लगाते हैं। इसका रीज़न भी यही है क्योंकि उन्हें रोज़गार मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया संगठित क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब संगठित क्षेत्र की बात आ रही है। ऑप्शन ए है संगठित क्षेत्र के श्रमिक रोजगार की सुरक्षा का आनंद लेते हैं, बिल्कुल ठीक। उनसे केवल निश्चित घंटों के लिए काम करने की उम्मीद की जाती है, बिल्कुल ठीक। संगठित क्षेत्र है तो उसमें ये निश्चित हो जाता है कि तुम जो है इतने घंटे ही काम करोगे। इसके अलावा ऑप्शन सी है यदि वे अधिक काम करते हैं तो उन्हें नियोक्ता द्वारा ओवर टाइम का भुगतान करना होगा, बिल्कुल ठीक। संगठित क्षेत्र का यही लाभ है कि अगर कोई व्यक्ति 4 घंटे भी काम कर लेता है ना तो उसकी सैलरी मिलती है उसे। ठीक है, इसके लिए अधिनियम वगैरह भी गवर्नमेंट ने बना रखा है। तो संगठित क्षेत्र के विषय में जो है ये तीनों चीज़ें बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा गया है असंगठित क्षेत्र को छोटी और बिखरी हुई इकाइयों की विशेषता है जो काफ़ी हद तक डैश के नियंत्रण से बाहर है। मतलब इसमें असंगठित क्षेत्र की बात हो रही है कि असंगठित क्षेत्र क्या है, बिखरी हुई इकाइयों की एक विशेषता है। मतलब ये बिखरी हुई होती है। ठीक है, इसमें मतलब रोज़गार मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा, और टाइम ओवर मतलब एक्स्ट्रा काम कर रहा है व्यक्ति तब भी उसे को जो है कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो इसी में बात की गई है कि नियंत्रण के बाहर है। किसके नियंत्रण के बाहर है? ऑप्शन ए है नियोक्ता, ऑप्शन बी है निजी व्यक्ति, ऑप्शन सी है सरकार, ऑप्शन डी है कर्मचारी। तो इसमें जो है सरकार के नियंत्रण से जो है ये बाहर है। कौन सा क्षेत्र? असंगठित क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है असंगठित क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें असंगठित क्षेत्र की बात कही जा रही है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं जो अपने दम पर छोटे मोटे काम धंधे करते हैं, बिल्कुल ठीक। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत जो है लोग अपने अपने काम स्वयं करते हैं, जैसे कृषि करना। ठीक है, इसके अलावा अपना कोई दुकान वगैरह चलाना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा काम करेगा व्यक्ति तब भी उसे ज़्यादा सैलरी नहीं मिल पाती। इसके अलावा ऑप्शन भी कह रहा है कि रोज़गार असुरक्षित नहीं है, मतलब रोज़गार सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल ठीक। असंगठित क्षेत्रों में लोगों का रोज़गार सुरक्षित नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोविड आया, अभी कई दुकानें बंद हो गई, कई लोगों की नौकरियां चली गई, तो ये सुरक्षित कहाँ रहा। ऑप्शन
सी है, लोगों को बिना किसी कारण के जाने के लिए कहा जा सकता है। बिल्कुल ठीक। असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, लोगों को नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है बिना किसी कारण के। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, ताकि आपका ये जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस बचा हुआ है वो कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।